छत्तीसगढ़ में मतगणना को लेकर क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है, कितने राउंड्स की काउंटिंग होगी, कितने मतकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, ग्राउंड स्तर पर क्या तैयारियां हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बस्तर डिवीजन हेड धीरेन्द्र तिवारी जुड़े हैं दंतेवाड़ा से। वहीं बीजापुर की बात करें तो सतीश अल्लूर हमारे साथ जुड़े हैं और राजधानी रायपुर से तस्वीरें पहुंचाएंगे नितिन मिश्रा। सबसे पहले रुख करते हैं बस्तर का, दंतेवाड़ा का, जहां से सत्ता की कुंजी छत्तीसगढ़ की कहा जाता है वो जाती है। धीरेन्द्र, जिस तरह से हमने देखा कि मतदान के दौरान काफी उत्साह यहां पर जो तमाम वोटर्स थे उनमें था, प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन अब चूंकि नतीजों का दिन है, मात्र 16 घंटे का समय हो चुका रह गया है जब मतपेटियां खोली जाएंगी। इसे लेकर दंतेवाड़ा में क्या प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं, तस्वीरें भी दिखाएं और जानकारी दें कि किस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस होगा कल यहां पर किया जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। दंतेवाड़ा में पूरी तैयारी कर ली गई है। बस्तर की तमाम 12 विधानसभा सीटों में जो निर्वाचन आयोग के द्वारा मतगणना के लिए तमाम जो तैयारियां होती है उसको पूर्ण कर ली गई है। कल सुबह 8 बजे से जो है मतपेटियों की गिनती, मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। जो डाक मतपत्र है उनकी पहले गिनती होगी, उसके बाद जो ईवीएम मशीन है उसमें गिनती होगी। अभी हम दंतेवाड़ा के जिला कार्यालय में मौजूद थे। वहां पर जिला कलेक्टर ने भी सारी चीजों को अवगत कराया और उन्हें बताया कि पूरी तरह से किसी भी तरह की असुविधा ना हो और किसी भी तरह की किसी भी निर्वाचन जो कार्य है, मतगणना का कार्य, उसमें किसी तरह का कोई भी लापरवाही न बरता जाए। इसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है। प्रत्याशियों के लिए जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, मीडिया के लिए अलग एक सेंटर बनाया गया है और जो भी पास जिनके पास है अंदर जाने के, उनको पास के हिसाब से अंदर ले जाया जाएगा और जो भी अनाधिकृत लोग हैं उनको बाहर ही रखा जाएगा। और जो तमाम इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी लगाई गई है। 3 लेयर में जो सुरक्षा है उसको लगाया गया है। डीआरजी, सीआरपीएफ के जो जवान है पूरे मतदान के जो मतगणना की स्थल है वहां पे तैनात किए गए हैं और सभी और जो है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। किसी भी तरह की कोई भी जो है वारदात ना हो, उसको लेके किसी भी अप्रिय घटना ना हो, ये भी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयारी की गई है। क्योंकि दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, ये जो है दक्षिण बस्तर का इलाका है, काफी संवेदनशील माना जाता है। तो इसके जो मतगणना स्थल है उसके बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था के तमाम जो इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बल के जवान बाहर क्षेत्रों में भी मुस्तैद होकर जो है तैनात रहेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें मतगणना स्थल में, तो मीडिया के लिए अलग से सेंटर बनाया गया। मीडिया के जितने भी प्रतिनिधि हैं आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम फिलहाल रुक कर लेते हैं राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी नितिन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, सेजबहार में आप मौजूद है जहां पर पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें दिखाएं, क्या मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है? नितिन। हाँ, मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। अधिकारी जो है अब निकल चुके हैं जो मतगणना स्थल से। जो मॉक ड्रिल का जो कार्यक्रम है, जो ट्रेनिंग थी का जो अधिकारी हैं, सर्वे जो रिटर्निंग अधिकारी हैं, ऑब्जर्वर हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर हैं और जो सहायक अधिकारी हैं, लोगों की ट्रेनिंग जो अब पूरी हो चुकी है। अधिकारी अंदर जो है मौजूद हैं। पूरी दिखा देता हूँ आपको तस्वीर एक बार में कि जो अधिकारी यहाँ पर बाहर का जो माहौल है पूरा शांत हो चुका है। जो अधिकारी हैं यहाँ पर कुछ बाहर भी मौजूद हैं। आपको ये भी तस्वीर दिखा देता हूँ कि जो आईएएस अधिकारी हैं जिनको निर्वाचन में ड्यूटी लगाई गई है वो सब यहाँ पर अभी मौजूद हैं। जो कल की तैयारी है मतगणना की, 3 दिसंबर को जो मतगणना होनी है उसकी पूरी तैयारी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो आपको कि जो रायपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं रायपुर जिले की, उसमें जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर जो है दौरे पर आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं कि कल की क्या व्यवस्था रहने वाली है। जो आरंग से बीजेपी के प्रत्याशी हैं खुशवंत साहब, वो यहाँ हुए हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं कि कल किस प्रकार की व्यवस्था निर्वाचन आयोग जो और प्रशासन द्वारा की गई है, क्योंकि कल गणना होनी है और जो प्रत्याशियों का भविष्य है वो ईवीएम मशीनों में अभी कैद है फिलहाल। जी बिल्कुल, तो ईवीएम मशीनों में प्रत्याशियों का भविष्य कैद है। नितिन, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि निर्वाचन आयोग ने इस बार किस तरह की गाइडलाइंस प्रत्याशियों को लेकर जारी की है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी काउंटिंग का दिन होता है बड़ी संख्या में समर्थक भी आ जाते हैं, कैंपस के अंदर काफी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो क्या कोई फिक्स्ड प्रोटोकॉल इनके लिए निर्धारित किया गया है कि कितनी संख्या में जो है प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थकों को, उनके सहायकों को प्रवेश दिया जाएगा, और जो एजेंट्स होंगे पोलिंग बूथ में उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं?
14 एजेंट जो हैं रखे गए हैं। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि जो मतगणना स्थल है वहां पर अलग अलग पार्किंग व्यवस्था की गई है। जो प्रत्याशी हैं उनको जो है प्रत्याशियों के लिए अलग व्यवस्था की गई। जो प्रत्याशी हैं एक एक करके अंदर जा सकते हैं। जो समर्थक है प्रत्याशियों को वो एक प्रत्याशी के साथ एक समर्थक अंदर जा सकता है और जो स्ट्रांग रूम का है वहां पर जाकर जायजा ले सकता है कि किस तरह से काउंटिंग हो रही है, क्योंकि ज्यादा संख्या में अंदर जाने पर जो है असुविधा होगी, अव्यवस्था फैलेगी, इसलिए अंदर जाने पर रोक लगाई गई है। इसी के साथ जो कॉलेज का गेट है, इंजीनियरिंग कॉलेज का गेट है, उसके बाहर जो है समर्थकों को रोकने के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जो पुलिस वाला है यहाँ पर लगातार मौजूद रहेगा। 300 से ज्यादा जवान जो यहाँ पर तैनात रहेंगे, मिलिट्री फोर्सेज हैं। रायपुर पुलिस के जो जवान है चारों तरफ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पूरा एक किला की तरह बना रहेगा, क्योंकि जो यहाँ पर 3 जो है पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और जो प्रत्याशी विजयी होंगे उनके लिए स्टेज बनाया गया है, जहाँ पर से कोई जीत का पत्र जो है सौंपा जाएगा। उसके बाद वो लीगल हो जाएंगे विधायक के लिए और फिर जो आगामी दिन रहेंगे उसके बाद विधानसभा में स्वागत के बाद वो अपना कार्यभार संभालेंगे। चलिए, तो रायपुर में पूरी तरह से जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल हो चुकी है। नितिन, आप जुड़े रहे, रुक कर लेंगे बीजापुर, जो कि सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। हमारे सहयोगी सतीश अल्लूर हमारे साथ यहां से जुड़े हैं। सतीश, जब पहले चरण का मतदान यहां पर हुआ था तब हमने आपके माध्यम से जाना था, तस्वीरें भी देखी थी कि किस तरह से बाधा डालने की कोशिश नक्सलियों ने की थी। कल का दिन और भी ज्यादा अहम हो जाता है जब नतीजे आएंगे। ऐसे में नतीजों को लेकर किस तरह की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर की गई है, किस तरह से ड्यूटी है जवानों की यहां पर वो फिक्स की गई है? बिल्कुल अमित, मैं आपको बता दूं कि पूरा स्ट्रांग रूम जो है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है। हजारों की संख्या में जवान वहां पे मौजूद है। अभी फिलहाल हम जिस जगह पे मौजूद है यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर हमारा स्ट्रांग रूम पड़ता है और उस जगह पे अभी जाने के लिए मीडिया कलेक्टर राजकुमार कर्नाटक जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनके तरफ से प्रेस वार्ता बुलाया गया है, जो 4 बजे का समय दिया गया था। प्रेस वार्ता में काफी चीजें जो है बाहर निकल करके आनी है। सबसे बड़ी बात कि मतगणना हेतु संपूर्ण तैयारियां जो है कंप्लीट हो चुकी हैं और उसके अलावा जितने भी सहायक गणना पर्यवेक्षक है, गणना सहायक है, माइक्रो ऑब्जर्वर है, सहायक रिटर्निंग अधिकारी हैं एवं सभी जो गठन की टीम है उनको पूर्ण कर लिया गया है। उसके अलावा जितने भी फोर्सेस हैं चारों तरफ पे फोर्सेस को लगा दिया गया है। अंदरूनी क्षेत्रों में भी सारी जगह पे फोर्सेस की तैनाती की गई है, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि पीएलजीए सप्ताह जो है नक्सलियों का वो मनाया जा रहा है 2 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक का। तो किसी भी बड़ी अनहोनी से बचने के लिए इस प्रकार की जो चूक है वो उसको ना हो, इस प्रकार से पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन, बीएसएफ और सीआरपीएफ के लोगों के द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच में यह पूरा गणना तय किया जाना है। और गणना स्थल पर जिस हजारों की संख्या में जो लोग वहां पे मौजूद रहेंगे, हजारों की संख्या में जितने भी कर्मचारी रहेंगे वहां पे, उसके अलावा जो पार्टी के जो सहयोगी रहेंगे वो रहेंगे, तो उनके लिए अलग अलग व्यवस्था बना दिया गया है। केवल अब प्रत्याशी और उसके साथ एक सहयोगी अंदर जा सकते हैं। उसके अलावा मीडिया कर्मियों के लिए भी अलग से एक रूम बना दिया गया है, जिस रूम में मीडिया कर्मियों को सारा डेटा जो है वो साझा किया जाएगा। उसके अलावा कई ऐसे चीजें भी सामने रखी गई हैं जिसमें मोबाइल कई चीजों को मोबाइल अलाउड नहीं किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वहां पे अलाउड नहीं किए गए हैं। तो इस प्रकार से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी ज्यादा मजबूत और मद्देनजर किसी भी चूक से रखा गया है। जी अमित। जी बिल्कुल, तो सुरक्षा यहाँ पर काफी अहम भी हो जाती है और कल आपके माध्यम से हम जरूर जानेंगे कि ये जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से मुकम्मल हो पाई हैं। एक बार फिर से हम रुक कर रहे थे दंतेवाड़ा का, हमारे सहयोगी धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। धीरेन्द्र, जिस तरह से दंतेवाड़ा में इस बार काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है और अब चूंकि बहुत ही कम घंटे रह चुके, मात्र 16 घंटे रह चुके हैं जब मतपेटियों का खुलना शुरू होगा, ऐसे में फिलहाल किस तरह का माहौल वहां पर देख पा रहे हैं? तमाम जो राजनेता हैं जो इतने दिनों से रेस्ट मोड पर थे, क्या वो फिर से एक बार एक्टिव हो चुके हैं? जो पार्टी मुख्यालय है वहां पर बीजेपी कांग्रेस के, वहां पर किस तरह की हलचल देखी जा रही है काउंटिंग के पहले? जी बिल्कुल, महज 16 घंटे रह गए हैं मतगणना शुरू होने के लिए और इसके लिए जो है कांग्रेस और जो सीपीआई है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी है, इनके जो प्रत्याशी है उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई है। कार्यकर्ता जो है काफी जो इनके समर्थक है भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई के जो प्रत्याशी, उनके समर्थक भी काफी आकलन कर रहे हैं कि अब कल का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे सुबह हो, कैसे हम मतगणना स्थल में पहुंचे, कैसे हम टीवी स्क्रीन के सामने बैठ के अपने प्रत्याशी को जीतते देखे। और दंतेवाड़ा की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो काफी अभी काफी यहाँ पे शोरगुल देखने को मिल रहा है। कयास लगा रहे हैं कि भाजपा का यहाँ पे विधायक चुनकर आएगा, कि सीपीआई का चुनकर आएगा या कांग्रेस का यहाँ पे
विधायक चुनकर आता है। ये तमाम जो हलचलें यहाँ पे दंतेवाड़ा जिले में, दंतेवाड़ा विधानसभा में देखी जा रही है और अपने अपने आकलन को लेकर सब अपनी बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित है। वहीं पे अगर हम जो प्रत्याशी है उनकी अगर हम बात करें तो दोनों ही प्रमुख दल के प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस से वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। उनकी जो मैदान में उतरने से पहले जो किए गए काम है भाजपा के द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जो जन जन तक पहुंचा गया था, उसके अलावा कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनके द्वारा राज्य के जो योजनाएं थी सरकार की, रूपेश सरकार की योजनाओं को लेकर जन जन तक पहुंचे और व्यापक जन समर्थन हासिल करने की बात वो कर रहे हैं। और महज 16 घंटे के बाद जब ये मतपेटियां खुलेंगी, ईवीएम मशीन की जो गिनती चालू होगी, तो उससे स्पष्ट होने लगेगा कि क्या होने वाला है, कौन यहाँ पर विधायक और सिरमौर बन के आने वाला है, किसकी सरकार बनेगी। ये दंतेवाड़ा विधानसभा में देखने को मिल रहा है। रुक लेंगे जी धीरेन्द्र, बिल्कुल। तो इस समय हम रुक कर लेते हैं हमारे एक और सहयोगी भूपेंद्र साहू का, बेमेतरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। भूपेंद्र, बेमेतरा में भी इस बार काफी दिलचस्प मुकाबला देखा गया और कहीं ना कहीं कुछ बड़ी घटनाएं भी इस चुनावी साल के नाम रही हैं, लेकिन जहां तक काउंटिंग की बात है, मतगणना को लेकर जब हम यदि देखें बेमेतरा में, तो क्या जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो पूरी हो चुकी है या फिर अब भी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें मुकम्मल होना बाकी है? भूपेंद्र जी, आपको बता दूं कि जो निर्वाचन विभाग है और जिला प्रशासन वो मतगणना की पूरी तरीके से जी जो जिला प्रशासन है वो मतगणना की पूरी तैयारी के लिए, चाहे वो सुरक्षा के मद्देनजर हो, चाहे पुलिस प्रशासन के मद्देनजर हो, सारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था पूरी कर ली है। बात सुरक्षा की करें तो जिला प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन जो विभाग है, एसपी मैडम ने सारे जो पुलिस विभाग के जितने अधिकारी है और जितने जो पुलिस जी विभाग है, जो जिला प्रशासन, वो मीडिया के लिए भी अलग सेंटर बना दिए गए, जो प्रत्याशी आएंगे उनके बैठने के लिए अलग सेंटर बना दिया। एक बात यह है कि ट्रैफिक को लेकर लगातार जो भीड़ ना देखा जाए, इसलिए करके ट्रैफिक जो गाड़ी है वो बाहर रखने के लिए होगा। अब यदि मैं स्थिति की बात करूं, जिले के जो विधानसभा है, 3 विधानसभा है, साजा, बेमेतरा और नवागढ़। तो साजा की मैं सबसे पहले बात करूं तो रविंद्र चौबे जिन्होंने 45 साल राज किया, उनकी कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दी थी, लेकिन उनके विपक्ष में जहां बीजेपी ने ईश्वर साहू को टिकट देकर एक मैदान में रहा था, क्योंकि ओबीसी चेहरा इस बार सबसे ज्यादा लीड करती हुई मतलब वर्तमान में जो नजर आई, क्योंकि बिरनपुर जैसे कांड की जो स्थिति इस बार बीजेपी ने उसको अपने जो चुनाव में उसमें सबसे सामने लाके खड़ा कर दिया कि इस मुद्दे को लेकर पूरे तरीके से बीजेपी ने भूलने के काम किया। तो इस बार सबसे जो ज्यादा माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में, और हॉट सीट जिसको बात करें साजा विधानसभा की, तो साजा विधानसभा की यदि इस बार हम स्थिति को यदि देखें तो 45 साल के पूर्व की बात करें और अभी वर्तमान की बात करें तो कहीं ना कहीं ईश्वर साहू को एक आगे आने की एक उम्मीद जरूर दिखाई दी। यदि बेमेतरा विधानसभा की इतिहास के बारे तो बेमेतरा जिले में कभी भी कोई ऐसे विधायक नहीं है जो रिपीट होते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, जिला मुख्यालय की जो जनता है और बेमेतरा विधानसभा की जो खासकर जनता है, वो कभी विधायक बनाने का काम नहीं करते बल्कि विधायक गिराने का काम करते। तो यहाँ किसी प्रकार की रिपीट नहीं होती। जो दीपेश साहू है भाजपा के प्रत्याशी और उनके विपक्ष में जो आशीष छाबड़ा विधायक है, इनकी खासा टक्कर देखने को मिली है। खासकर अब यहाँ पे एक चीज खास मायने रखती कि साहू समाज की जो वोट है वो किधर जाता है। यदि साहू समाज भरपूर रूप से यदि समर्थन करते भाजपा प्रत्याशी दीपेश साहू को, तो कहीं ना कहीं दीपेश साहू इस बार फिर अपना बहुमत के साथ यहाँ नए विधायक, नए चेहरे के रूप में सामने आएंगे। बात करते हैं नवागढ़ विधानसभा की, जहां कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, तो वही भाजपा ने 3 बार के कैबिनेट मंत्री रहे दयालदास को भी मैदान में उतारा। तो कहीं ना कहीं इस बार गुरु और चेले की जो लड़ाई है वो कड़ी टक्कर साबित करे, चूंकि इससे पहले वो हिवारा में थे, तो वहां से इस बार फिर यहाँ लाके रखे। तो लोगों में तो कुछ नाराजगी जरूर थी कि बाहर से आए, लेकिन कहीं कहीं एक बात ये सामने आई कि चुनाव से पहले जो उसका चेले का पलड़ा, मतलब विपक्ष जो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनकी पलड़ा भारी दिखा। लेकिन जिस दिन चुनाव हुई, जिस दिन गणना हुआ, उस दिन हमको ये जानकारी मिल रही थी ग्रामीण स्तर से कि वो वोट कहीं ना कहीं गुरु पे पक्ष में पलट जाते। लेकिन अब ये सारी चीजें कल पता चली, कल 8 बजे से मतगणना चालू हो जाएगी, तो 12 बजे तक पता चल जाएगी कि आखिर किसके हाथ में तीनों विधानसभा। बिल्कुल, अब कुछ ही घंटों का समय रह चुका है जब काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद जो तमाम दावे हैं वो भी क्या हकीकत का रूप लेते हैं, ये तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। बहरहाल आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें और जानकारी पहुंचाने के लिए मतगणना को लेकर।